नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मीडिया अफेयर्स पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सम्राट पृथ्वीराज चौहान की संपूर्ण जीवनी के बारे में। तो दोस्तों शुरुआत से शुरू करते हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था सन 1166 गुजरात में। उनके पिता थे सोमेश्वर चौहान और उनकी माता थी कर्पूर देवी। बात करें उनके बाल्यकाल शिक्षा की तो उन्होंने बाल्यकाल में मेडिसिन, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, इसके अलावा मिलिट्री और डिफरेंट तरह के वॉरफेयर्स, अलग अलग लैंग्वेज, इन सब में शिक्षा ली थी। और वो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट थे आर्चरी में, यानी धनुर्विद्या। कहा जाता है कुछ फोक लेजेंड्स के मुताबिक कि उन्होंने जो आर्चरी है वो सीखी थी गुरुपुत्र अश्वत्थामा से। मैं महाभारत के अश्वत्थामा की बात कर रहा हूँ। हालांकि इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। अगर हम हिस्टोरिक एविडेंसेस की माने तो उन्होंने शब्दभेदी विद्या थी वो उन्होंने सीखी थी। जो मगध में एकलव्य के वंशज थे भील, उनसे उन्होंने सीखी थी शब्दभेदी विद्या, जो आगे चल के उनके बहुत काम आती है। इसके कुछ समय बाद दोस्तों जो अजमेर के राजा थे यानी पृथ्वीराज द्वितीय, उनकी मौत होती है और उनके बाद राजा बनते सोमेश्वर चौहान यानी पृथ्वीराज चौहान के पिता। और सोमेश्वर चौहान कुछ ही समय राज करने के बाद या तो वो खुद रिटायर हो जाते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। और जिसके बाद इवेंचुअली 1177 में राजा बनते हैं यानी सम्राट बनते हैं अजमेर के पृथ्वीराज चौहान या फिर पृथ्वीराज तृतीय। दोस्तों ये कई लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के सम्राट थे। हाँ, दिल्ली उनके राज्य के अंडर में आता था पर वो दिल्ली के सम्राट नहीं थे, वो अजमेर उनकी कैपिटल थी। दिल्ली पर उस समय राज करते थे उन्हीं के सामंत गोविंदराज तोमर। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है लोगों की, जिसे सुधार लेना जरूरी है। इनफैक्ट मैंने देखा है फिल्म में भी ये बात कहा गया है, जो ट्रेलर आया था, कि उनका दिल्ली में उनका राज्य अभिषेक होता है पर वो अजमेर है। दोस्तों बात करें उनके जिंदगी के कुछ शुरुआती लड़ाइयों की तो देखिए सबसे पहले तो उनको जो ट्रेनिंग है, उनकी ट्रेनिंग मिल रही थी उनको अपने एक मिनिस्टर थे कैम्बासा। जिस तरह अकबर के लिए बैरम खान थे, उसी तरह से कैम्बासा बहुत अच्छे से ट्रेन कर रहे थे पृथ्वीराज चौहान को और वो उनको सपोर्ट कर रहे थे। इसके अलावा उनकी जो माता थी कर्पूर देवी, वो भी पूरी तरह से पृथ्वीराज चौहान को जितना हो सके सपोर्ट कर रही थी। और इन्हीं दोनों की वजह से पृथ्वीराज चौहान का जो साम्राज्य है वो उनके उस उम्र में, वो लगभग 11 साल की उम्र में सम्राट बने थे, फिर भी उनका साम्राज्य अगर टिक गया तो इसका मेन कारण ये दोनों इंसान थे। इसके अलावा दोस्तों उनकी जिंदगी में एक और इंपॉर्टेंट थे भुवन कमल्ला, जो उनके चाचा थे। इनफैक्ट आपने देखा होगा फिल्म के ट्रेलर में, मैंने देखा था, शायद उनका रोल यहाँ पे संजय दत्त निभाने वाले। वो उनके सबसे प्रोमिनेंट जनरल थे। इनफैक्ट कई ग्रंथों में तो उनको जिस तरह विष्णु जी के लिए गरुड़ होते हैं उसी तरह उनका इंपॉर्टेंस बताया गया सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन में। तो दोस्तों अब हम बात करें उनके कुछ शुरुआती लड़ाइयों के बारे में तो देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा मतभेद है। अगर हम हिस्टोरियंस की माने तो हिस्टोरियंस के मुताबिक उनकी पहली लड़ाई हुई थी अपने ही चचेरे भाई नागार्जुन के साथ। उन्होंने नागार्जुन को हराकर, क्योंकि नागार्जुन गद्दी चाहता था, भाइयों में एक गद्दी की लड़ाई थी, तो उन्होंने नागार्जुन को हरा के गद्दी की जंग जीत ली थी। पर अगर हम दूसरे कुछ फैक्ट्स की माने तो उनकी पहली लड़ाई हुई थी चालुक्य भीमदेव के साथ, क्योंकि जो चालुक्य भीमदेव थे उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान का वध किया था, जिस वजह से पृथ्वीराज चौहान ने चालुक्य के खिलाफ जंग छेड़ दी और उनको हरा दिया और चालुक्य भीमदेव का सर काट दिया था। ये हालांकि पूरी तरह से इसका कोई मतलब हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है, ये मैं ग्रंथों के हिसाब से कह रहा हूँ, क्योंकि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में हिस्टोरिकल किताबों में बहुत ज्यादा कुछ लिखा नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पे जो भी आपको चीजें बताऊंगा इसमें से ज्यादातर पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, प्रबंध चिंतामणि, हमीर महाकाव्य, इन सबसे लिया हुआ है। तो दोस्तों अब हम बात करें उनके जिंदगी के आगे की सभी लड़ाइयों की तो उनकी अगर हम मोहम्मद घौरी के साथ पहली जंग की बात करें तो सिंधु सतलज की लड़ाई, मोहम्मद घौरी ने उस समय सिंधु के आसपास जो राज्य थे छोटे मोटे, उन पर हमला किया था और उन्होंने हेल्प मांगी पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान ने उनकी हेल्प करी और सिंधु सतलज की लड़ाई में मोहम्मद घौरी को हरा दिया। यह मोहम्मद घौरी और पृथ्वीराज की पहली कन्फ्रंटेशन थी और इस लड़ाई में हारने के बाद हालांकि मोहम्मद घौरी ने उनसे माफी मांगी तो उन्हें माफ कर दिया गया, पर उस टाइम पे एक नियम कर दिया गया था कि जो घोर है मतलब मोहम्मद घौरी की राज्य, वहां से पृथ्वीराज चौहान को कर दिया जाएगा। एक टाइम था दोस्तों जब अफगानिस्तान से भारत में कर आता था। तो दोस्तों इसके बाद सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। हालांकि कुछ छोटी मोटी क्लैशेस घुरिद के साथ उनकी चल रही थी, पर पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थे उस समय के जो कन्नौज और उस समय के परमार राज्य, वो गुजरात को पहले ही हरा चुके थे और आसपास के सभी हिंदू राजाओं के साथ उनकी थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी। पर उनको मेन प्रॉब्लम जैसा मैंने कहा, एक था कन्नौज जहाँ के राजा थे जयचंद और दूसरा था उस समय के परमार। तो दोस्तों बात करें हम परमारों से उनकी लड़ाई की तो होता कुछ ये है कि एक बार पृथ्वीराज चौहान अपने कंटिजेंट के साथ दिल्ली लौट रहे थे, अचानक से उन पर घुरिद आर्मी हमला कर देती है। हालांकि वो घुरिद आर्मी को पीछे हटा देते हैं पर
इवेंचुअली क्या होता है ना कि वो गलती से जो परमारों का राज्य है, परमारों की राजधानी है महोबा, उसके पास वो अपना कैंप सेट कर देते हैं। उन्हें पता नहीं था कि वो महोबा में है। और इसी दौरान कुछ मतलब समझ लीजिए दोनों तरफ से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो महोबा के जो मतलब रॉयल गार्डनर थे, उनकी मौत हो जाती है पृथ्वीराज चौहान के सिपाहियों के द्वारा। इसके बाद क्या होता है ना दोस्तों कि जो महोबा के उस समय राजा थे परमार्दी, हालांकि वो शुरुआत में तो हमला नहीं करना चाहते थे, पर उनके जो साले साहब थे माहिल परिहार, वो राजा का विनाश चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उकसाया, और जिस वजह से राजा ने अपने सेनापति आला और उदल को भेज दिया पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ जंग लड़ने के लिए। और आला और उदल इवेंचुअली हार गए क्योंकि वो सम्राट थे और सबसे ज्यादा ताकतवर थे पृथ्वीराज चौहान। और इस वजह से क्या हुआ, आला उदल ने जो परमार का राज्य है वो छोड़ दिया और इवेंचुअली वो चले गए कन्नौज। और उनके कन्नौज जाते ही जो माहिल परिहार थे, उन्होंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को बता दिया कि आला उदल इस समय नहीं है परमार के राज्य में, तो उनको हराना आसान है। और पृथ्वीराज चौहान ने हमला कर दिया। और इस हमले में क्या हुआ कि आला उदल के जो एक भाई थे मलखान, वो मारे गए पृथ्वीराज चौहान के हाथों। और इस मौत के बाद आला उदल भी आ गए वापस, और उनके साथ कन्नौज की एक आर्मी भी आ गई। और इसी आर्मी में जो जयचंद के बेटे थे लाखन, वो भी इस आर्मी में शामिल थे। और इवेंचुअली परमारों के साथ एक भयंकर लड़ाई होती है। ये पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी की सबसे बड़ी जंग मानी जाती है। परमार्दी उस समय राजा थे चंडेलों के, तो चंडेलों के साथ जो जंग थी, सबसे बड़ी जंग थी पृथ्वीराज चौहान के जीवन की। और इस जंग में लाखन भी मारे जाते हैं जो जयचंद के बेटे थे। अगर कोई मतलब कई लोग, मैंने इनफैक्ट खान सर को भी एक बार देखा था कि उन्होंने कहा था पता नहीं क्यों जयचंद पृथ्वीराज चौहान को पसंद नहीं करते। तो दोस्तों कई रीजन थे, उनके बेटे को मारा था, पसंद ना करना लाजमी है। तो दोस्तों लाखन मारे जाते हैं, आला उदल मारे जाते हैं, और परमार्दी को भी हार मानकर वापस जाना पड़ता है। तो दोस्तों इसके बाद तो उनका, मैंने जैसा कहा, चंडेल तो हार जाते हैं, पर जो कन्नौज था उनके साथ तो उनकी दुश्मनी चल रही थी, क्योंकि कन्नौज कैसे भूल सकता था कि किस तरह उसके बेटे को मारा गया था। तो इसके बाद दोस्तों जो कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता, वो पसंद करती थी पृथ्वीराज चौहान। तो इसी दौरान क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को उन्हीं के स्वयंवर से अपहरण करके तो नहीं कह सकते, हरण करके उनका लेके आते हैं उन्हीं की इच्छा अनुसार। और इसकी एक बहुत ही रोचक कहानी है, वो मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा। तो दोस्तों जब पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को लेके चले आते हैं दिल्ली में, तो कन्नौज के साथ जो उनकी दुश्मनी थी वो और बढ़ जाती है, और कन्नौज उनके खिलाफ बदला लेने के लिए पूरी तरह से तत्पर। और इसी समय क्या होता है कि जो मोहम्मद घौरी है, वो लगभग सन 1191 में हमला कर देता है उस समय के तराइन में हमला करके वो वहां के किले को जीत लेता है। हालांकि उस समय उसको ताबर हिंद कहा जाता था। और पृथ्वीराज चौहान भी मोहम्मद घोरी पर हमला करते हैं और तराइन को जीत लेता है, और मोहम्मद घोरी बुरी तरह से भाग निकलता है। जो गोविंदराज तोमर थे दिल्ली के शासक, उन्होंने इतनी जोर से अपना भाला फेंक के मारा था मोहम्मद घोरी को कि वो मरते मरते बचा था। ये पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मोहम्मद घोरी आखिरी बार हारता है, और इससे पहले मोहम्मद घोरी अप्रोक्सीमेटली 8 बार इसको मिला के हार चुका था। हालांकि कुछ टेक्स्ट कहते हैं 16 बार, कुछ कहते हैं 20 बार, पर आई थिंक वो सब जो माइनर क्लैशेस थे, जैसा मैंने कहा कि चंडेलों के साथ जंग से पहले जो क्लैश हुई थी, ऐसे छोटे मोटे क्लैशेस ही रहे होंगे। एक साल बाद ताबर हिंद में यानी तराइन में फिर से मोहम्मद घोरी आ जाता है अपनी एक और बड़ी आर्मी के साथ। इस बार उसको सपोर्ट जयचंद भी कर रहा था, क्योंकि जयचंद के साथ दुश्मनी थी, और पृथ्वीराज चौहान भी उसको रोकने के लिए जाते हैं। पर पृथ्वीराज चौहान अपनी पूरी आर्मी लेकर नहीं जाते, फिर भी उनकी आर्मी, जो घोरी की आर्मी थी, वो उससे लगभग दुगनी थी। तो पृथ्वीराज चौहान और घोरी में लड़ाई होती है, और जैसा कि आप सब जानते हैं, घोरी रात के अंधेरे में हमला करता है और इवेंचुअली उनको धोखे से हरा दिया जाता है। इस बारे में अभी मैं ज्यादा विस्तार से बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोगों को यह पता है। तो दोस्तों तराइन की इस दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद पृथ्वीराज चौहान को घोरी अपने एक ट्रॉफी की तरह ले जाते हैं अपने राजधानी घोर में, और उनकी यहाँ पे आंखें भी फोड़ दी गई थी। अब यहाँ पे दोस्तों कई सारी कहानियां हैं। एक कहानी की अगर हम माने तो जो उनके पोएट थे यानी उनके बेस्ट फ्रेंड थे चंद बरदाई, वो पहुंचते हैं घोर में, और वो वहां पे मोहम्मद घोरी को समझाते हैं कि पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही अच्छे आर्चर है, वो बिना देखे सिर्फ सुनकर निशाना लगा सकते हैं। तो मोहम्मद घोरी इस कला को देखना चाहता था। तो अभी क्या होता है कि पहले ही चंद बरदाई ने अपने सांकेतिक भाषा में पृथ्वीराज चौहान को समझा दिया था कि मैं आपको इशारा कर दूंगा और आपको जैसे ही मौका मिलेगा उसी वक्त आपको मार देना है मोहम्मद घोरी को। तो क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान, जैसा चंद बरदाई ने कहा था, वो मौका मिलता है उनको, चंद बरदाई एक दोहा गाते हैं और उस टाइम पे पृथ्वीराज चौहान तीर चला देते हैं। तो हालांकि यहाँ पे एंडिंग्स में कई सारे अल्टरेशंस है। अगर हम कुछ की माने तो पृथ्वीराज चौहान मार देते हैं मोहम्मद घोरी को, कुछ के मुताबिक वो बच जाते हैं मोहम्मद घोरी, और पृथ्वीराज चौहान इवेंचुअली चंद बरदाई और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे को मार देते हैं। और कुछ के मुताबिक जो एक बहुत ही अच्छा हैप्पी एंडिंग आप कह सकते हैं कि वहाँ पे कुछ राजपूत सोल्जर छुपे हुए थे ऑडियंस के बीच में, वो बाहर आते हैं, वहाँ पे घोरी के सोल्जर्स को मारते हैं, पृथ्वीराज चौहान को वहां से लेके भाग जाते हैं। और आगे चल के जो पृथ्वीराज चौहान के बेटे गोविंदराज ने, गोविंदराज द फोर्थ, मैं गोविंदराज तोमर की बात नहीं करता, उन्होंने जो रणथंभौर में चौहान राज्य को दोबारा से स्थापना किया था, वहां पे जाके
जाकर वो अपने बेटे को हेल्प करते हैं। हालांकि इसका कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हमें मिला नहीं है अब तक, और काफ़ी हद तक चांसेस है दोस्तों कि मोहम्मद घुरी नहीं मरा था, क्योंकि उसके बाद भी मोहम्मद घुरी के द्वारा किए गए कई प्रोमिनेंट एक्ट्स है, तो इसलिए काफ़ी चांसेस है कि इस टाइम पे मोहम्मद घुरी मरा भी नहीं था। तो ये मैं जस्ट अलग अलग महाकाव्यों में, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग चीज़ें दी हुई है, तो मैं वही आप लोगों को बता रहा हूँ। तो दोस्तों तराइन की ये जो दूसरी जंग थी, इसमें जीतने के बाद ये मुस्लिम इन्वेडर्स के लिए, जिनको उस समय मलेच कहा जाता था, उनके लिए एक लैंडमार्क माना जाता है, क्योंकि इसी के बाद मेनली जो इस्लामिक शासन है वो भारत में शुरू होता है। अब पता नहीं पृथ्वीराज चौहान उसके बाद जीवित थे या नहीं थे, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, पर हाँ जो भी हुआ था काफ़ी बुरा ही था उस टाइम पे। दोस्तों आज मैं वीडियो इसी के साथ खत्म करना चाहूँगा। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे सम्राट पृथ्वीराज चौहान और उनकी जीवनी के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ओके गाइस, टाटा बाय बाय, जय हिंद।